अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल की हमने मुख्तलिफ फेजेस का अहाता किया और हमने गुज़िश्ता लेक्चर में सेल साइकिल के इंटरफेस के 3 मरहले पढ़े और आज हम एक ऐसे मरहले के बारे में पढ़ेंगे जिस मरहले में जाने के बाद सेल तकसीम होना छोड़ देते हैं। तो वो कौन सा मरहला है, वो जानने के लिए और माइटोसिस का तारुफ करने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम जी नोड फेज़ के बारे में पढ़ेंगे और माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी नोड फेज़ के बारे में। जी नोड फेज़ क्या है? जी नोड फेज़ एक ऐसा मरहला है जिस मरहले में मौजूद सेल्स तकसीम होने का अमल ख़त्म कर देते हैं। वो वाले सेल्स जिन्होंने मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर तकसीम होने का अमल खत्म कर दिया हो, वो एक ऐसे मरहले में चले जाते हैं जहां वो तकसीम नहीं होते। तो वो वाला मरहला जिस मरहले में मौजूद सेल्स अपने आप को तकसीम करना छोड़ देते हैं, उस मरहले को जी नोड या जी जीरो फेज कहते हैं। तो जी नोड फेज क्या है, आइए इसके बारे में हम लिखते हैं। ऐसे सेल्स जिन्होंने मुस्तकिल या आर्जी तौर पर तकसीम का अमल खत्म कर दिया हो, तो वो हालते ख्वाबीदगी हालते ख्वाबीदगी में चले जाते हैं और इस हालत को, ये जो ख्वाबीदगी की हालत है, जिस हालत में उन सेल्स ने तकसीम का अमल या तो मुस्तकिल तौर पर छोड़ दिया है या फिर आर्जी तौर पर छोड़ दिया है, इस हालत को, इस मरहले को उनकी जिंदगी के जी नोड या जी जीरो फेज कहते हैं। फेज कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा जी नोड या जी जीरो फेज के बारे में। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इस मरहले या इस फेज में मुस्तकिल तौर के लिए आ जाते हैं, हमेशगी के लिए आ जाते हैं, कभी भी इस मरहले से, कभी भी इस फेज से, कभी भी इस हालत से बाहर नहीं निकलते। और ये बात याद रखनी है, जब तक सेल जी नोड फेज में रहेगा, हालत ख्वाबीदगी में रहेगा, वो तकसीम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेल इस हालत से या इस फेज से बाहर आ जाता है, जैसे ही वो इस हालत से या इस फेज से बाहर आएगा, वो तकसीम करने का अमल शुरू कर देगा। तो जी नोड फेज में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो गैर मुअय्यना मुद्दत या मुस्तकिल तौर पर या हमेशा के लिए इस फेज में दाखिल होते हैं और फिर कभी तकसीम नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा इसी फेज में रहते हैं। जैसा कि नर्व सेल्स मुस्तकिल तौर पे इसी फेज में
रहते हैं, गैर मुइन्ना मुद्दत तक वो इसी फेज में रहते हैं और वो कभी तकसीम नहीं होते। जबकि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो आर्जी तौर पर इस फेज में आते हैं, थोड़ा अरसा गुजारने के बाद इस फेज से निकलकर वापस तकसीम होने का अमल शुरू कर देते हैं, जैसा कि जिगर और गुर्दे के सेल्स। ये नीम मुस्तकिल या आरजी, नीम मुस्तकिल का मतलब है आरजी तौर पे इस फेज में दाखिल होते हैं। जबकि ये कुछ अरसा, कुछ दिन या कुछ महीने गुजारने के बाद इस फेज से बाहर निकल जाते हैं और ये तकसीम होना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इस फेज में कभी आते ही नहीं हैं, यानी वो सेल हर वक्त तकसीम होते रहते हैं, हर वक्त तकसीम होते रहते हैं। वो कभी भी G0 या G0 फेज में हालत ख्वाबिदगी में नहीं आते, और वो है एपिथेलियल सेल्स। कभी भी G0 में दाखिल नहीं होते और ये जानदार की पूरी जिंदगी के दौरान तकसीम होते रहते हैं। ये हमने G0 फेज के बारे में पढ़ा, ये बहुत अहम सवाल था। अब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन माइटोसिस के बारे में तफसील से पढ़ने से पहले हमें दो इकसाम के सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, और वो बहुत अहम सवाल भी है। एक है सोमैटिक सेल और दूसरा है जर्म लाइन सेल। तो इनमें फर्क मालूम करने के बाद हम माइटोसिस को तफसील से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सोमैटिक और जर्म लाइन सेल्स में फर्क जान लें, क्योंकि ये बहुत अहम मुख्तसर सवाल है। सबसे पहले सोमैटिक सेल्स, और फिर जर्म लाइन सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिन सेल से जानदार का जिस्म बना होता है, जितने भी जानदार है, पौधे, जानवर, इंसान, तो वो वाले सेल्स जिन सेल से जानदार का पूरा जिस्म बना होता है, उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जिन सेल्स से जानदार का जिस्म बना होता है, उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जबकि जर्म लाइन सेल्स, ये वो वाले सेल्स होते हैं जो जिस्म नहीं बनाते बल्कि गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स कहते हैं ऐसे सेल्स को जो नए जानदार पैदा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। गैमीट्स कहते हैं स्पर्म और एग को। स्पर्म और एग, स्पर्म पैदा होता है मर्द के जिस्म में, जबकि एग पैदा होता है खातून के जिस्म में। नर के जिस्म में स्पर्म पैदा होते हैं और मादा के जिस्म में एग पैदा होता है। ये जो स्पर्म और ये जो एग है, ये खास किस्म के सेल्स हैं जिनके मिलने से नया जानदार बनता है, और इन खास किस्म के सेल्स को हम गैमीट्स कहते हैं। और वो वाले सेल्स जो सेल्स गैमीट्स बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, यानी वो वाले सेल्स जिन सेल्स से स्पर्म और एग बनते हैं यानी गैमीट्स बनते हैं, उन सेल्स को हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। तो जर्म लाइन सेल्स कौन से सेल्स हैं जिनसे
गैमीट्स। गैमीट्स यानी मैं ब्रैकेट में लिखता चलूं, स्पर्म्स और एग। स्पर्म और एग को गैमीट्स कहते हैं, जिनसे ऐसे सेल्स जिनसे गैमीट्स बनते हैं। उन सेल्स को जर्मलाइन सेल्स कहा जाता है। अब एक फर्क तो इनकी तारीफ, दूसरा फर्क, सोमैटिक सेल्स माइटोसिस करते हैं। ये माइटोसिस के जरिए तकसीम होते हैं। सोमैटिक सेल्स हमेशा माइटोसिस के अमल से तकसीम होते हैं, जबकि ये मियोसिस मियोसिस भी सेल के तकसीम होने का एक तरीका है और माइटोसिस भी सेल के तकसीम होने का एक तरीका है, लेकिन ये दो अलग-अलग तरीके हैं। सोमैटिक सेल्स किस तरीके से तकसीम होगा? माइटोसिस से, जबकि जर्मलाइन सेल्स ये मियोसिस करते हैं या मियोसिस के अमल से तकसीम होते हैं या गुजरते हैं। तो इन दोनों सेल्स का तकसीम होने का तरीका अलग-अलग है। तो अभी हमने सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल में फर्क जाना। अब हम माइटोसिस को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस एक ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल पैदा करता है। माइटोसिस बुनियादी तौर पर सेल डिवीजन का ही एक तरीका है, सेल के तकसीम होने का एक तरीका है। जिस तरीके में एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल पैदा करता है, उस तरीके को हम माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस की पहले हम तारीफ लिख लें। ये ऐसी सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन का ही एक तरीका है, सेल के तकसीम होने का एक तरीका है। डिवीजन का मतलब है तकसीम। ये ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल्स पैदा करता है। जैसा कि हम डायग्राम के जरिए इसकी वजाहत करते हैं, ये एक सेल है। अब ये सेल तकसीम होकर दो नए सेल पैदा करेगा। तो ये वाली सेल डिवीजन ऐसा तरीका जिसमें सेल तकसीम होकर, एक सेल तकसीम होकर दो नए सेल पैदा करता है, इस तरह की सेल डिवीजन को, इस तरह के तकसीम होने के तरीके को माइटोसिस कहते हैं। ये वाला सेल जो तकसीम होता है, इसको हम एक खास नाम देते हैं, इसे कहते हैं पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल वो वाला सेल होता है जो तकसीम होता है, जबकि ये वाले सेल्स जो बनते हैं, जो तकसीम होने के दौरान नए सेल्स बनते हैं, इन्हें कहते हैं डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो नए सेल्स पैदा होते हैं तकसीम के अमल के दौरान। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, माइटोसिस के दौरान जो डॉटर सेल्स पैदा होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। अगर पेरेंट सेल में कुल 46 क्रोमोसोम्स हैं, उस पेरेंट सेल के तकसीम होने से जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं,
उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। यानी माइटोसिस के दौरान जो नए सेल्स पैदा होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। क्रोमोसोम्स की तादाद में कोई फर्क नहीं आता माइटोसिस के दौरान। तो ये भी आप लिख लें कि माइटोसिस के दौरान इसके दौरान हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल के अंदर होती है। यानी माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम की तादाद में कोई फर्क नहीं आता। डॉटर सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं नए सेल्स में जितने के पिछले पुराने या पेरेंट सेल में थे। माइटोसिस का जो अमल है इसको दरियाफ्त करने वाला जो साइंसदान था उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इसने 1880 में माइटोसिस के अमल को दरियाफ्त किया। इससे पहले कोई भी माइटोसिस के अमल के बारे में जानता नहीं था। तो माइटोसिस को सबसे पहले दरियाफ्त किया वाल्टर फ्लेमिंग ने। इस अमल को सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग ने 1880 ईस्वी में दरियाफ्त किया। 1880 में वाल्टर फ्लेमिंग ने एक तकसीम होता हुआ सेल देखा। जब उसने उस तकसीम होते हुए सेल का माइक्रोस्कोप के जरिए मुशाहिदा किया तो उसने देखा कि उस तकसीम होते हुए सेल के न्यूक्लियाई में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। उस तकसीम होते हुए सेल का जो न्यूक्लियस है वो तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजर रहा है। वाल्टर फ्लेमिंग ने वो जो तब्दीलियों का सिलसिला, न्यूक्लियस जिन तब्दीलियों के सिलसिले से गुजर रहा था उन्हीं तब्दीलियों के सिलसिले को माइटोसिस का नाम दिया। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस की दरियाफ्त की और इसने दरियाफ्त कुछ इस तरह से की कि ये एक तकसीम होते हुए सेल का मुशाहिदा कर रहा था। उस सेल के न्यूक्लियस में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही थी और वाल्टर फ्लेमिंग ने कहा कि ये तकसीम होते हुए सेल के न्यूक्लियस में जो तब्दीलियों का एक सिलसिला है, ये जो बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, इन्हीं तब्दीलियों के सिलसिले को माइटोसिस कहते हैं। फिर हमने माइटोसिस की एक तरतीब और एक मुनज़्ज़म तारीफ लिखी। ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल तकसीम होकर दो सेल्स यानी दो डॉटर सेल्स पैदा करता है और उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है। तो ये हमने अभी माइटोसिस का तारुफ पढ़ा है। जो माइटोसिस है, माइटोसिस की मजीद दो बड़े मरहले हैं। माइटोसिस को मजीद दो बड़े मरहलों में तकसीम किया जाता है। वैसे तो माइटोसिस एक पेचीदा अमल है, बहुत मुश्किल और पेचीदा अमल है और ये एक बाकायदा अमल है। ये किसी भी वक्फे के बगैर अमल है जो हर वक्त जारी रहता है बगैर किसी वक्फे के। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए, इनको समझने के लिए इस अमल को, माइटोसिस को दो मरहलों में तकसीम किया है। वो जो माइटोसिस के दो मजीद बड़े मरहले हैं जिसमें हम माइटोसिस के अमल को तकसीम करते हैं, उनकी तफसील इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जी नोट फेज के बारे में तफसील से पढ़ा कि वो कौन सी फेज है, जो कि बहुत अहम सवाल है। और इसके अलावा हमने आज माइटोसिस का तारुफ भी
पढ़ा कि माइटोसिस होती क्या है और उसको दरियाफ्त करने वाला कौन था। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।